वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। अभी आज की क्लास में कि हम लोग क्लास 11th स्टार्ट करेंगे, तो आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास कर देते हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th, ठीक है। क्लास 11th में कौन कौन सी बुक्स रन होंगे पहले तो ये समझ लेते हैं। NCERT टेक्स्ट बुक, दूसरा NCERT एग्जाम्पलर। ये दो बुक्स रिकमेंडेड होंगी आपके लिए, दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। NCERT एग्जाम्पलर अपने आप में एक अद्भुत बुक है। अगर आपने क्लास 10th को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और इस बुक को अटेम्प्ट लिया होगा तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग वेरियस टाइप ऑफ रिफ्रेशर को सजेस्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर किसी रिफ्रेशर का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। लेकिन जो भी आपके पॉपुलर रिफ्रेशर हैं, कभी आपने सोचा है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेज कहाँ से हो रहे हैं, उनकी बुक्स आखिरकार इतनी तो मोटी क्यों हैं। तो बच्चा देखो क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी आपके पास रिफ्रेशर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनके कुछ ना कुछ तो रिसोर्सेज रहे ही होंगे। इसी के साथ में अगर आप 2-4 रिफ्रेशर को परचेज करें, कोई भी 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप के रिफ्रेशर परचेज करें, फिर आप उनके क्वेश्चन को देखें, तो जो किसी रिफ्रेशर में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो किसी रिफ्रेशर में एग्जाम्पल में सॉल्व है। तो इस तरीके की एक स्ट्रेटेजी होती है। फिलहाल NCERT टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट लें और उसके बाद में फिर NCERT एग्जाम्पलर को अटेम्प्ट लें। एग्जाम्पलर क्लास 11th और 12th की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। आप समझे कि जो KVPY जैसा कॉम्पिटिशन है, KVPY जैसे कॉम्पिटिशन्स में आपको NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इस बुक का इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप तमाम रिफ्रेशर ले लें। कई लोगों के डिमांड होती है कि सर RD शर्मा। अब देखो बच्चा क्या है कि RD शर्मा जी की बुक उसको बहुत कम ही लोग रन करा पाते हैं और बहुत कम ही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ले पाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा, ये भी अच्छी है, RD शर्मा भी अच्छी है, लेकिन RD शर्मा में एक एक्सरसाइज के अंदर 100 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इतना स्टेमिना होना चाहिए यार। अब बच्चा क्या करता है कि एक बहुत मोटी बुक तो परचेस कर लेता है, लेकिन ईमानदारी से अगर उससे पूछो कि क्या वो सच में एक एक्सरसाइज का अटेम्प्ट लेता हुआ चल रहा है विद एग्जाम्पल, तो वो नहीं ले रहा है, क्योंकि ना ही टीचर के पास इतना समय होता है कि वो इतना डिवोटी होकर के पढ़ा पाए और ना ही बच्चे के पास इतना समय होता है कि वो इतना डिवोटी होकर के पढ़ पाए। अब बच्चे के सामने समस्या ये होती है क्योंकि उसके पास कई अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, तो उसको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, 10th में है तो सोशल साइंस भी है, वेरियस सब्जेक्ट आपके पास हैं, इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। तो फिर जाहिर सी बात है कि RD शर्मा जैसी मोटी बुक बच्चा परचेस तो कर लेता है, गार्जियन परचेस करवा देता है, फिर कोचिंग भी लगी हुई है, ट्यूशन भी लगा हुआ है, लेकिन ये बात तो टीचर मन से जानता है और बच्चा भी मन से जानता है कि असल में वो इस बुक को कितना अडेप्ट कर पा रहा है। फिलहाल कंसेप्ट की बात करते हैं तो चाहे RD शर्मा हो, चाहे KVPY का कंपटीशन हो, चाहे आपका IIT JEE हो, या फिर इसके अलावा और भी जो वेरियस फॉर्म जनरेट होते हैं, वेरियस फॉर्म जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, सभी का एक बेसिक सा कंसेप्ट है। और बच्चा कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास कंसेप्ट है हाउ टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम, अगर आप ये समझते हैं तो फिर किसी भी रिफ्रेशर की जरूरत नहीं है। आप फॉरेन ऑथर RD शर्मा को हटा दीजिए, आप किसी भी फॉरेन ऑथर को, SL सलोनी को आप अडॉप्ट कर लीजिए। तो कोई भी जब आप फॉरेन ऑथर आप देखते हैं तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि उनके पास एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल्स ना के बराबर होते हैं, 1 या 2 एग्जाम्पल। फिर एक्सरसाइज में आप देखते हैं तो वो नियर अबाउट 10 to 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेने के लिए देते हैं। जॉर्ज बी थॉमस बुक बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। तो ये जो फॉरेन की स्ट्रेटजी है वो क्या करते हैं, वो आपको कंसेप्ट, उनका आर्टिकल जो होता है बच्चा, आर्टिकल वो बहुत जबरदस्त होता है। एक पूरा आर्टिकल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं, फिर उस आर्टिकल पर बेस्ड 1 या 2 वो आपको एग्जांपल देते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज। अब ये रिफ्रेशर में क्या होता है समझते हो, आर्टिकल दिया लेकिन उतना अच्छे से नहीं दिया है, वहां पर क्या है आर्टिकल के बिहाफ पर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराए जाते हैं। रिफ्रेशर में क्या होता है, आपको एग्जांपल्स के माध्यम से आर्टिकल समझाया जाता है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर जब आप 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अडॉप्ट करते हो, अटेम्प्ट लेते हो, तब फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा आर्टिकल वास्तव में ये है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि एक आर्टिकल है, उसको अच्छे तरीके से समझो। अब अगर समझ चुके हो तो एग्जाम्पल लगा लिया विद हेल्प के लिए,
फिर अगर दोनों ही चीज अच्छे से क्लियर है तो फिर एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट ले पा रहे हैं। अगर अटेम्प्ट ले पा रहे हैं तो इसका मतलब आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गई, अदरवाइज नहीं समझ आया। अब आप सोचिए कि वो एनसीईआरटी जिसको आईएएस के लिए लोग सजेस्ट करते हैं, जिसको आईएएस वाले बंदे पढ़ते हैं, और सच में एनसीईआरटी अच्छी है, उसके आर्टिकल लाजवाब हैं, अपने आप में अद्भुत हैं। आप देखेंगे एक एक कंसेप्ट को बहुत सजो करके वहां पर रखा गया है, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मगर समस्या फिर वही है, क्योंकि हमारी जो बचपन से आदत है, वो आदत क्या है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हमें आर्टिकल समझना ही नहीं है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अडॉप्ट करना है, फिर उसका आंसर लाना है। अब वो आंसर किसी भी तरीके से ला देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आंसर गलत प्रोसेस से ला रहे हैं, लेकिन तब भी आंसर आ रहा है, दैट इज सफिशिएंट। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक परचेज करें और इसी के साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ले लेना। मगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर के बाद ये अडॉप्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर मिक्सअप क्वेश्चंस होते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक बेनिफिट ये मिलता है कि उस एक्सरसाइज के उस चैप्टर के अंदर जितने भी आर्टिकल हैं वो सब यहाँ पर मिक्सअप फॉर्म पर दिए होते हैं। अब अगर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पा रहे हैं, इट मीन्स आप आर्टिकल को समझ पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रिफ्रेशर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की और स्कूल में भी कुछ टीचर्स का सजेशन था कि आरडी शर्मा ही रन करवाइए, तो बच्चा जो है वो फिर मैंने आपको रियलिटी बता दी है। अब याद रखना, अगर आरडी शर्मा रन होगी तो बच्चा फिर पूरी हम लगवाएंगे तो आपको पूरी लगानी भी पड़ेगी, ठीक है। ये अदर टीचर्स के जैसा मेरा थोड़ा सा काम नहीं रहता है कि बुक कोई भी लगवा दी, फिर उसको पढ़ा नहीं रहे हैं या उसको दिखाने के लिए 2-4 एक्सरसाइज करवाया फिर वो बुक बंद चल रही है, सब नहीं होता है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी के बिहाफ पर हम शुरू से काम करते चले आए हैं और आगे माँ शारदा का आशीर्वाद रहेगा तो ये पॉलिसी आगे भी अपनाते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो था बेसिक आपका जो कि क्लास 11 से रिलेटेड है। इसी के साथ में अभी एक आर्यभट्ट कंपटीशन है। आर्यभट्ट कंपटीशन, आप क्या करें, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। 20 मई इसका लास्ट डेट है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इस बात का पता हमको क्लास के 20 बच्चों से नहीं पता चलता है। अभी एक कहावत सुनी होगी, अंधों के बीच में काना राजा। तो अभी क्या है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 100 हैं। अब इनके बीच में अगर कोई बच्चा टॉप कर रहा है तो वो सोच रहा है कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन जब वही बच्चा एक ओपन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जस्ट लाइक द IIT JEE जो नेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो फिर वहाँ पर हमको अपनी रैंक पता चलती है कि हम वास्तव में स्टैंड कहाँ पर कर रहे हैं। तो टीचर क्या पढ़ा रहा है, बच्चा कैसा पढ़ रहा है, इस बात का पता एग्जाम से तो चलता है, मगर ये इस तरीके के होम एग्जाम से नहीं, एक क्लोज कॉम्पिटिशन से नहीं, ओपन कॉम्पिटिशन, मैदान जंग में उतरना होगा। इसके लिए आर्यभट्ट इसका लास्ट डेट 20th में ही है, इसको फिल करेंगे। इसरो का भी अभी हाल ही में रिलीज होगा, आई थिंक मई जून के आसपास, जून जुलाई में आना चाहिए, उसको भी फिल करेंगे। वीवीएम का भी फॉर्म आता है, वैज्ञानिक विज्ञान मंथन, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, तो वीवीएम का भी फॉर्म फिल करेंगे। वीवीएम आपके लिए लास्ट होगा, इसके बाद फिर आप कभी भी वीवीएम नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन है वो मतलब मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी है वो क्लास 11 तक की है, फिर क्लास 12 के स्टूडेंट्स फिल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ में KVPY का भी एग्जाम आएगा। KVPY अगर आप अटेम्प्ट लेंगे तो वो स्टूडेंट्स जो IIT JEE को में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर वो KVPY में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, इसमें पार्टिसिपेट करना होगा और दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर के चलना होगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, गार्जियंस को देखा, वो बोलते हैं कि पहले 12th क्लियर कर लो, उसके बाद में फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चा देखो क्या है ना कि फिर आपको आगे इतना समय नहीं मिल पाएगा। दुनिया बहुत तेजी में भाग रही है, अब मतलब समझ रहे हो ना, आप लोग चल नहीं रहे, आप लोग दौड़ रहे हैं, और तुम अगर रेंगोगे तो लोग कुचल के आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, चीज़ों को पैरेलल ले करके चलें, चीज़ों को समझें और समझें कि क्या आपके लिए बेहतर है। तो अभी बुक्स का क्लियर हो गया, बुक समझ में आ गई। अगर कॉम्पिटिटिव, अगर आप 11th का भी देखो बच्चा, मेन कंसेप्ट है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, मेन कंसेप्ट आप किसी भी रिफ्रेशर को लगाइए, सब रिफ्रेशर अच्छे हैं और सभी रिफ्रेशर खराब हैं। लोग आरडी शर्मा लगाने के बाद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं दे पाता जितना अच्छा कि देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेप्ट वीक है, कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। तो आप 10 राइटर लगा लीजिए, आप 10 रिफ्रेशर लगा लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? तो कोशिश करो कि अपनी कमांड करो आर्टिकल पर, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पलर में जो भी आर्टिकल दिया उसको बहुत गहराई से पढ़ो, बहुत अच्छी तरीके से, तो चीज़ें आपको समझ आएंगी। इसी के साथ में गुप्ता एंड बंसल भी एक अच्छी बुक है। अगर किसी का बेस बहुत ज़्यादा वीक है तो फिर गुप्ता एंड बंसल में सजेस्ट करना चाहूँगा, ये भी अच्छी बुक है, गुप्ता एंड बंसल।
इस बुक में टॉपिक भी अच्छे दिए गए हैं और अच्छा डिस्क्रिप्शन भी है, आर्टिकल भी अच्छे से एक्सप्लेन है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी ठीक ठाक है। इसी के साथ में रचना सागर का एक तो रचना सागर की बुक आती है, एक इन्हीं का एग्जाम पर्पस से एक क्लास 11 का आता है बुक, उसको नाम नहीं याद आ रहा है, शायद 180 रुपए के आसपास है, 150-180 रुपए के आसपास है। उसमें तुमको क्लास 11 के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स से कहाँ से कितना और किस किस कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है वो पूरा आपको क्वेश्चन से एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा होगा। तो 2-3 बुक्स अगर मिल जाती हैं, जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और रचना सागर का वो पार्ट जो अब शायद आना बंद हो गया है, आई थिंक अब ये पब्लिश नहीं हो रहा है। रचना सागर की जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक नहीं परचेज करना है, ना ही इनका सोल्यूशन परचेज करना है। इनका एक और एग्जाम से रिलेटेड एनसीईआरटी क्लास 11th एग्जामिनेशन के नाम से कोई एक इनकी बुक आती है, 180 रुपए के आसपास है। उसमें बच्चा केवल क्वेश्चन ही होते हैं, केवल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ भी नहीं है। तो अगर ये 3 बुक्स आपको मिल जाती हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा। बाकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फिर मैं यहाँ पर हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर मन नहीं भरता है और अगर आपके पास इच्छा है किसी भी रिफ्रेशर को लेने के लिए, तो आर डी शर्मा भी है, गुप्ता एंड बंसल भी है, RS अग्रवाल भी है और अभी ML खन्ना भी हैं और ML अग्रवाल भी ICSE में लिखते थे, अभी उनकी बुक CBSE में आने लगी हैं। तो आपको जो भी ठीक लगे अपने हिसाब से ले सकते हैं। मगर बुक अगर परचेस करना तो फिर सब लोग एक साथ ही, मतलब एक जैसी बुक परचेस करना। ये नहीं कि कुछ लोगों ने RD शर्मा ले लिया, फिर कुछ लोगों ने गुप्ता एंड बंसल ले लिया। उससे फिर क्या होगा कि डिस्टर्बेंस होगा, शायद डाउट्स उतने बेहतर तरीके से नहीं क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि समय हमारे पास जो है वो लिमिटेड है, तो उतने ही प्रॉपर टाइम पर हमें सब कुछ करना है। तो अभी आज की क्लास में कुछ खास पढ़ा नहीं रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th को। तो अभी आज क्या है कि मैथमेटिकल इंडक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर सिस्टम क्लास 11 से स्टार्ट होता है। बच्चा कहाँ से स्टार्ट होता है? क्लास 11 से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर नेचुरल नंबर के बाद में इंटीजर आता है, I से भी लिखते हैं, Z से भी लिखते हैं, और शुरुआत होती है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फिर इसी पार्ट को कुछ इस तरीके से भी एक्सप्रेस करते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर Z के बाद में Q आ जाता है। Q आप जानते हैं जिसको P/Q के फॉर्म पर लिखा जाए, सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात की जा रही है, जिसको P/Q के फॉर्म पर लिखा जाए, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, साथ ही साथ P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर और P एंड Q बिलोंग्स टू Z। तो ये Q आ जाता है। Q के बाद में बच्चा आता है R, रियल नंबर R, और रियल नंबर R को हम क्या बताते हैं? सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहा? सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो नंबर सिस्टम में इतना ही अभी हमारे लिए सफिशिएंट है, N Z Q एंड R। अब हम बात करते हैं इसकी। तो बच्चा ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका काम रहेगा किसमें? मैथमेटिकल इंडक्शन में। आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोगों की रही है, जल्दी हम लोग इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।